खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। लोकसभा में 127वां संविधान संशोधन विधेयक पास हो गया। राज्यसभा में भी इसके पास होने की पूरी संभावना है, लेकिन सवाल यह है कि इससे क्या होगा, क्या बदलेगा और देश की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा। साथ ही क्या इसके बाद ओबीसी का दायरा बढ़ने से जातियों में गतिरोध बढ़ेगा या फिर जो जातियां अभी बाहर हैं उनको फायदा मिलेगा। इस पूरे विधेयक के हर बिंदु को समझना जरूरी है। आज हमारी कोशिश है कि आपको कम शब्दों में इस विधेयक की हर जानकारी दे सके। सबसे पहला सवाल, इसके बाद क्या होगा और इसके पास होने से क्या होगा। जवाब है, दरअसल इसके जरिए संविधान के अनुच्छेद 342A और 366(26)C के जरिए राज्य सरकारें फिर से अपने राज्यों में ओबीसी की सूची को तैयार कर पाएंगी, जो राज्य विधानसभा के जरिए होगी और राष्ट्रपति के अधीन नहीं होगी। अब सवाल यह है कि क्या अभी तक यह व्यवस्था नहीं थी, जबकि राजस्थान में ही ओबीसी में 91 जातियां हैं। तो जवाब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई के अपने एक फैसले में राज्यों के ओबीसी सूची तैयार करने पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ केंद्र सरकार को ही ओबीसी की पूरी सूची तैयार करने का अधिकार है। अब इस विधेयक के बाद राज्यों के पास एक बार फिर से ताकत, पावर आ जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या इसका असर होने वाला है। तो जवाब यह है कि महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात और कर्नाटक की राजनीति पर इसका दूरगामी असर पड़ने की संभावना है। इसके लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहे जातियों को ओबीसी वर्ग में शामिल होने का मौका मिल सकेगा। जैसे अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, हरियाणा में जाट समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय ओबीसी वर्ग में शामिल किया जा सकता है। राजस्थान में कितनी ऐसी जातियां हैं जो ओबीसी में शामिल होने की मांग कर रही हैं, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इस विधेयक के पीछे की राजनीति क्या है, क्योंकि राजनेता कोई फैसला करते हैं तो उसका राजनीति से सीधा कनेक्शन होता है। संविधान संशोधन विधेयक के जरिए केंद्र सरकार ने ओबीसी को साधने की कोशिश की और जाहिर है इसका फायदा बीजेपी को महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा विधानसभा चुनाव समेत 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी मिल सकता है। तो फिर सवाल यह है कि विपक्षी पार्टियां इसका विरोध क्यों नहीं कर रही हैं। इसका जवाब है कि ओबीसी जातियों के खिलाफ कोई पार्टी जाना नहीं चाहती। आने वाले वक्त में 5 राज्यों में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, इसलिए इस विधेयक पर विपक्षी पार्टियां विरोध नहीं बल्कि समर्थन कर रही है। तो क्या यह विधेयक सामाजिक शक्तियों से ज्यादा, राज्यों को ताकत देने से ज्यादा राजनेताओं के आगामी चुनाव में सियासी फायदे को ध्यान में रखकर लाया गया है। आज बात इसी मुद्दे पर कि समाज की इस स्टेट लिस्ट का असर क्या होगा। इस पूरे मुद्दे पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब यहां बैठे अपने मेहमानों से आप तक पहुंचा सके, क्योंकि अभी तक ओबीसी की अलग अलग सूचियां केंद्र और राज्य सरकारें तैयार करती थी। अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) में राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान कर उनकी सूची बनाने और उन्हें घोषित करने के लिए स्पष्ट रूप से शक्तियां प्रदान थी। हालांकि यह सूची एक समान नहीं थी, यानी कि एक जैसी नहीं थी। राज्य के राज्य ये डिफर करती थी। अभी राज्यों की ओबीसी सूची में कई ऐसी नई जातियां शामिल हैं जो केंद्र ओबीसी सूची में शामिल ही नहीं है। राज्यों की सूची के आधार पर ही ओबीसी के दायरे में आने वाली जातियों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलता रहा। तो क्या इस विधेयक के बाद फिर से यही ताकतें राज्य सरकारों के हाथों में होगी और इसकी वजह से अलग अलग जातियां सड़कों पर जो खुद को ओबीसी में शामिल कराना चाहती है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता मनीष पारीक जी, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अभिनव शर्मा जी। अभिनव जी, आपके साथ में चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। सवाल बहुत बेसिक है सर। जी विजय। सवाल यह है कि ये जो विधेयक लोकसभा में पारित हुआ और मानकर चल रहे हैं हम कि राज्यसभा में भी ये पारित हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा जी, तो इसके पास होने के बाद क्या बदलने वाला है और अभी क्या समस्या है?
देखिए, अभी वर्तमान समस्या जो उठ खड़ी हुई है विजेंद्र, वो सबसे ज़्यादा समस्या उठी है मराठा रिजर्वेशन से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इससे पहले एक प्रिल्यूड और है इसका, और वो है बालाजी का केस जो पटना से उठता है जी। वहाँ पर पटना की जो स्टेट ओबीसी लिस्ट थी उसको उन्होंने असंवैधानिक मान लिया और ये कहा कि ओबीसी की लिस्ट बनाने के इख्तियारात राज्य के पास में नहीं है, एक सेंट्रल लिस्ट होनी चाहिए केवल। तो इसलिए जो जातियाँ ओबीसी में राज्य की लिस्ट में आ रही हैं कई राज्यों में इस प्रकार की, वो इस आदेश से, जो मराठा रिजर्वेशन का आदेश आया उसके बाद वो आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाती हैं क्योंकि सेंटर की लिस्ट में उनका नाम नहीं है। इस प्रकार की तकरीबन 617 के आसपास ऐसी अलग अलग ओबीसी की जातियां हैं या वर्ग हैं ओबीसी के जो रिजर्वेशन के लाभ से बाहर हो जाते हैं। इन चीजों को देखते हुए और चूंकि केंद्र ने पूर्व में संशोधन के माध्यम से जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग दिया और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष को ये शक्तियां दी कि वो कोई भी कास्ट उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसकी वजह से एक ये विरोधी सुर थे कि ये सेंट्रलाइजेशन हो गया फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर, जहां स्टेट अपनी जरूरत के अनुसार अपने वर्ग में आने वाले स्पेशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को, एसईबीसी को या ओबीसी को डिटरमाइन करना चाहते हैं। वहां पर केवल केंद्र ऐसा करे तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि राज्य इस चीज को ज्यादा बेहतर ढंग से समझता है कि किस प्रकार की जाति के वर्ग के लोगों को उस लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन अभिनव जी, हम तो बात सियासी तौर पर जब करते हैं तो कहते हैं एक देश, एक निशान, एक विधान, एक संविधान, एक पहचान, एक आधार, एक राशन कार्ड, और आने वाले वक्त में हम एक इलेक्शन की भी बात करें जी। ऐसे में एक सूची क्यों नहीं? ये बात आपकी सही है, हर चीज एक की तरफ, यूनानिमिटी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन ये बात भी सही है कि राज्य का जो ढांचा है, यानी स्टेट जिसे हम कहते हैं, उसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल होते हैं संविधान में। वो राज्य का ढांचा हमारे देश में संघीय है, वी आर फेडरल। तो ये एक राष्ट्र जरूर है, लेकिन विभिन्न राज्यों का मिला हुआ जुला हुआ नाम जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया है। यानी केंद्र का जो राज्य बना, एक केंद्र बना यानी भारत बना, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो वो एक संगठित राज्य हैं। अब संगठित राज्यों में विभिन्नता में एकता की हम बात संविधान में भी करते हैं, हमारे प्रियम्बल में भी करते हैं, और सामाजिक दायरे में हम उस विभिन्नता को एकता के स्वरूप में लाना चाहते हैं। और केवल इसी उद्देश्य के लिए राज्यों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों को देखते हुए कानून बनाए जाते हैं। और इसीलिए संविधान बनाने वाले निर्माताओं ने भी केंद्र में 3 प्रकार की सूचियां बनाई थी, जहां पर केंद्रीय सब्जेक्ट अलग है, यूनियन लिस्ट अलग है, स्टेट लिस्ट अलग है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें दोनों ही विधान बना सकते हैं। कुछ चीजों के ऊपर अपना अपना कानून अलग अलग बनता है। तो ये हमारा एक संघीय ढांचा, एक फेडरल स्ट्रक्चर है इस देश का, और यही इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की हमारी खूबसूरती है। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रवक्ता राजेंद्र सैन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन मनीष पारीक जी, अचानक से जरूरत क्यों महसूस होने लगी कि इस विधेयक को लाया जाए, लोकसभा में पास कराया जाए? क्योंकि आप भी जानते हैं कि वर्तमान चुनावी सीजन है, कोई भी पार्टी इसका विरोध करेगी नहीं। विजेंद्र, बात ये कि जो जगह जगह से आवाजें उठती है उसी को परिलक्षित करना होता है। आपने देखा कि जिस तरह से यहाँ पर तो किसान आंदोलन को लेकर भी उठती है अलग अलग जगह से। जी, मैंने आपको कहा, लेकिन उसमें जिस तरह की बातें आई है, किसानों ने बात करने की इच्छा नहीं जताई है, उनकी अपनी कोई हठधर्मिता है, और आपने 20 दिन से किस तरह समय खराब किया देश का वो देखा है। ऐसे 20 दिन का समय खराब कर देने के बाद ऐसी बातों पर जिसमें जनता उनके साथ ही नहीं है, कि उनकी जासूसी हो रही है, कोई ने नहीं पूछा, हो रही है कि नहीं हो रही है मतलब नहीं है, कोई एक आदमी जनता का बोल नहीं रहा है, उनको लगता है बढ़िया हो रहा है इनका। लेकिन ये तो अच्छा है ना, तो इसलिए वो सारे आपके साथ हैं, समय खराब कर रहे हैं। जी, इस बिल पर तो सभी आपके साथ है, कौन विरोध कर रहा है? इस बिल की नहीं, मैंने कहा 20 दिन तक आपने किसान आंदोलन की बात कही, इसलिए उस किसान आंदोलन में देश साथ में नहीं है। एक दूसरी बात, इन्होंने जो पेगासस की, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं ना कि देश अगर इस चीज की मांग कर रहा है तो हमने फैसला ले लिया। उस पर मैंने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर भी मांग तो बहुत हो रही है। मेरा सवाल ये है सर कि एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक निशान वगैरह वगैरह सब की बातें करती है बीजेपी, तो फिर एक सूची क्यों नहीं? वो संघीय एक स्टैंडर्ड सूची आ सकती है। ये जो बात मैंने कहा, ये यूनियन करके जो एस्पेक्ट है, केंद्र सरकार का जो संकल्पना है, उसको प्रस्तुतिकरण का तरीका है, वो एक देश की और ही बढ़ने की बात है। जो ओबीसी के बारे में जातियों को समाहित करने की बात है, वो वहाँ के स्टेट में इस तरह के इन्फ्रैक्शन वो हैं जिसके कारण से उनको अतिरिक्त वो दिया जाना चाहिए। क्योंकि जैसा अभी अकील साहब ने भी कहा कि वहाँ पर वो ही ज़्यादा बेटर जान सकते हैं कि किसको कितनी ज़रूरत है, और अगर आयोग बने हुए हैं तो वो भी इसी आधार पर बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि ये माननीय मोदी जी की सरकार का एक क्रांतिकारी कदम है कि जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ प्रस्तुत करने के लिए। नहीं, लेकिन अभी तो सिर्फ उनको लाभ मिलेगा जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाहर हो गए थे, कम से कम वो तो डायरेक्ट इसके साथ जुड़ पाएंगे। बाकी कौन कौन मांग कर रहा है, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, गुजरात हो,
कर्नाटक को, वो एक अलग इतर इशू है। राजेंद्र सेन जी, अलग अलग मुद्दों पर यह कहा जाता है कि हम बीजेपी के साथ नहीं है, संसद को चलने नहीं देंगे। जैसे ही वोट बैंक की बात आती है फिर कहा जाता है नहीं, अब हम साथ हैं। देखो जी, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि ओबीसी की कुछ जातियां जो हर प्रदेश में अलग अलग तरीके से जो ओबीसी में होनी चाहिए, पिछड़े वर्ग में आती है, वो आज तक शामिल नहीं हुई, अब इस संशोधन के बाद शामिल हो पाएगी। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आरक्षण तो दे दिया आपने, लेकिन इसमें कई तरह की बाधाएं आपने डाल दी, जैसे क्रिमिनल की आ गई। आज एक चपड़ासी का लड़का क्रिमिनल की श्रेणी में आ जाए 7वें वेतन के बाद, वो ओबीसी का लाभ नहीं ले सकता। ओबीसी में 126 जातियां आती हैं। आरक्षण स्टेट में 21% और केंद्र में 27%, जो ऊंट के मुंह में जीरे वाली है। टोटल आरक्षण देखा जाए तो 51% आरक्षण के बाद 49% जो आरक्षण दिया जा रहा है, वो 49% आरक्षण सिर्फ 3 जातियों में बटा हुआ है। अगड़ी जातियां तीनों, ब्राह्मण, वैश्य और राजपूत। और आरक्षित जातियां अगर आप गिनने बैठो तो कम से कम 500 से 700 जातियां। राजस्थान में अगर मैं काउंट करूं, ओबीसी में 91 जातियां आती हैं सर। 126 ओबीसी में आती है साहब राजस्थान में। हाँ, आप अनुसूची देखिए, उसमें 126 जातियां। सूची चेक हो सकता है, आप सही हो। 126 जातियां आती है जी, और इस नए संशोधन के बाद और भी जुड़ेगी। लेकिन जो हकीकत में लाभ मिलना चाहिए ओबीसी के लोगों को, वो नहीं मिलना। जिन पिछड़ी जातियों को अब ये थोड़ी ना हो सकता है सर। आप मुझे बताइए, अगर ओबीसी का 21% राजस्थान में आरक्षण है तो 21% को ओबीसी तो फिल करेगी ना। ओबीसी तो फिल कर रही है, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि ओबीसी को फायदा नहीं होता? आरक्षण की बात कर रहे हैं, मैं 100% आरक्षण की बात कर रहा हूं सर। ये चाहते हैं कि ये बाकी सामान्य वर्ग को कुछ मिले ही ना। आरक्षण का मतलब होता है कि जैसे आप 21% आरक्षण 100 में से देते हो जी, तो 21% आरक्षण में 126 जाती है जी। आप मेरिट लिस्ट बनाते हो, आज आईएएस आरएएस की भी परीक्षाएं हुई, उसमें जनरल की जो मेरिट है उससे ज़्यादा ओबीसी की मेरिट। जिसने ओबीसी लिख दिया ओबीसी में ही अप्लाई कर सकता है। जबकि आरक्षण का मतलब ये है कि जो आदमी जिसकी परसेंटेज हाई है और जनरल के बराबर है तो उसको जनरल में काउंट किया जाना चाहिए। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ओबीसी की जो परसेंटेज है साथ ओबीसी को जोड़ना चाहिए। 21 में तो लड़े ही, और उससे ऊपर भी अगर उसकी परसेंटेज है तो वहां पर भी जाकर सीट ले। जनरल कहां जाएगा सर? जनरल कहां जाएगा? अगर आप 21% यहां ले लेंगे, केंद्र में 27% ले लेंगे, फिर केंद्र सरकार का आप जनरल में भी चले जाएंगे। जनरल थोड़ी ना ओबीसी में आके फाइट कर पाता है। 49% में तो 3 जाती है। मुझे बताइए, अगर लेकिन रविजेंद्र, एक बात अभी देखने वाली ये है कि इस संशोधन से अब केंद्र सरकार ने 50% की जो सीलिंग का दायरा आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया, वो 50% की सीलिंग का दायरा छेड़ा नहीं है केंद्र सरकार ने। केंद्र ने केवल ये कहा है कि जो आपने आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्राइज कराया रिव्यू पिटीशन में, कहा कि देखिए इससे ये विषमता पैदा हो जाएगी, राज्य में इतनी सारी जातियां हैं वो सब बाहर हो जाएंगी आरक्षण के दायरे से। तो ये केवल अभी जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन में जो लोग ओबीसी की लिस्ट में हैं उनको सुरक्षित करने के लिए पास संशोधन है, एक लिमिटेड दायरे का। 50% से ऊपर जाने की सीमा की बात नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने भी कह दिया कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होगा, चाहे वो मराठा हो, चाहे वो लिंगायत हो, चाहे वो गुर्जर हो। वापस मैं आपके पास आऊंगा सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ ओबीसी कमीशन के पूर्व मेंबर सेक्रेटरी सत्यनारायण सिंह जी जुड़ गए हैं। सत्यनारायण सिंह जी, सर इस फैसले को, इस विधेयक को वर्तमान स्थिति में आप किस तरीके से देखते हैं, इस नजरिए से कि 5 राज्यों में चुनाव और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओबीसी जातियों से बाहर हो गए थे, ओबीसी के कोटे से बाहर हो गए थे, वो वोट बैंक का सीधा नुकसान था, उस फायदे के तौर पर देख रहे हैं या इस फायदे के तौर पर कि राज्यों की सूचियां एक बार फिर से सिक्योर हो गई हैं? देखिए, ये इसमें महाराष्ट्र सरकार की जो आरक्षण था मराठों का जी, उसके संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था, जिसमें कहा था 50% से ज्यादा 16/4 के अंदर आरक्षण नहीं हो सकता जी। उस समय ये भारत सरकार ने जो नेशनल कमीशन बनाया था, उसके अंदर 338B में उन्होंने केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल कमीशन
पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट को ही अधिकृत किया था और स्टेट्स की जो पावर थी उस पावर को उन्होंने उसमें हटा दिया जी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में काफी बहस हुई। वेणुगोपाल जी ने भी कहा कि हमारी इच्छा नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी जजमेंट से ये कहा कि 108 का जो अमेंडमेंट है वो तो ठीक है, परंतु अब सेंट्रल की लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों कमीशन नेशनल कमीशन ही बनाएगा। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार, इंदिरा साहनी के जजमेंट के अनुसार बहुत स्पष्ट था कि 2 लिस्ट बनेगी, एक सेंट्रल की एक स्टेट की। स्टेट की स्टेट कमीशन बनाएंगे और सेंट्रल को अपनी स्टेट लिस्ट भिजवा देंगे जिसको एग्जामिन करके सेंट्रल कर लेगा। ये बहुत अच्छा तरीका था, मगर वास्तव में क्या हुआ है कि मंडल कमीशन ने तो बहुत इंक्वायरी करने के बाद में जातियों को जोड़ा है। अभी कोई कह रहे थे 126 है या वो है, नई नई जातियां क्रिएट हो रही हैं। पहले मंडल ने 140 थी, हमने उसको 72 पे लाए, अब धीरे धीरे फिर वो बढ़ करके 90 के आसपास पहुंच रही है। तो ये ओबीसी आरक्षण टोटली जाति के आधार पर और राजनीतिक आधार पर सिंह जी, सर एक बार करेक्शन कर दीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से राजस्थान में ओबीसी के अंदर 91 जातियां हैं। सर कितनी है कुल? हाँ इतनी ही है, मगर आजकल तो बढ़ती जा रही है ना जी। मैं जब ओबीसी कमीशन में था तो हम 140 से घटा के हमने 70 कर दी थी, बाकी को हटा दिया था। मगर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट के सबके ये फैसले हैं कि इसका रिवीजन किया जाए। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में भी ये है कि 10 साल में टोटल लिस्ट का रिवीजन हो। मगर दुर्भाग्य की बात है कि ओबीसी आरक्षण टोटली राजनीतिक के आधार पर जाता जा रहा है, नई नई कौमें आ रही है। सर वही मैं जानना चाह रहा था, सर वापस मैं आपके पास आऊंगा। अभिनव जी, बहुत बेसिक सवाल मैं आपसे कर रहा हूं सर। सवाल यह है कि ये तो इस फैसले, इस विधेयक के राज्यसभा में पारित होने के बाद ये हो जाएगा कि राज्य सरकारों की जो ओबीसी की सूची थी वो वापस रिट्राइव हो जाएगी, जो पहले थी वो हो जाएगी। लेकिन क्या यहां से ओबीसी के अंदर ही अंतर्द्वंद शुरू नहीं होगा? जो अलग अलग जातियां ओबीसी में आना चाहती हैं वो फाइट करेंगी सर, वो उसमें आने के लिए सड़कों पर होगी, और जो अन्य जातियां हैं वो उनको ओबीसी में शामिल ना करने के लिए सड़कों पर होगी, क्योंकि कोटा तो फिक्स है, कोटा बढ़ाया भी नहीं जाएगा, घटाया भी नहीं जाएगा। जितनी जातियां अंदर जाएंगी उतना कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होगा। विजेंद्र, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और जैसा भी सत्यनारायण जी ने कहा, इस प्रकार का एक फैसला राजस्थान उच्च न्यायालय से पूर्व में हो चुका है, जो सुप्रीम कोर्ट तक अपील्ड हुए। बाद में कोर्ट ने ये कहा है कि आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये सब क्लासिफिकेशन ऑफ ओबीसी जो है ये इस वक्त आवश्यक हो गया है। 21% में किसको कितना मिलेगा, ये जब तक सब क्लासिफिकेशन नहीं होगा तब तक आप उस रिजर्वेशन की क्वांटिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकते। और अब आप देखेंगे स्पेशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का एक और कंसेप्ट आया है, और जब आप एसईबीसी को आप इसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि दायरा 50 से ऊपर नहीं होगा, पर जहां पर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस की बात आती है वहां उसको भी वो एग्जामिन कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब आप ओबीसी के अंदर एक स्पेशल बैकवर्ड क्लास बनाना चाहते हैं, यानी सब क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, तो ये अंतर्द्वंद तो शुरू से आया हुआ है जी। और आप यहां देखेंगे कि इस बात में आपका ये कहना है कि 126 जातियां आ गई, चंद चुनिंदा जातियों को लाभ मिलता है, लेकिन ये बात भी सही है उतनी की जो चुनिंदा जातियां हैं उनमें से कईयों को तो इसलिए डाल दिया गया जिनका कोई खैरख्वाह नहीं है, नाम के लिए है, परंतु डाल दिया गया उनको नाम के लिए रिजर्वेशन है, कल को बोल नहीं पाए कि आपको रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ, आपको रिजर्वेशन मिला, लेकिन जिस जगह पे जिस क्राइटेरिया के साथ मिलना चाहिए वो डिटर्मिनेशन नहीं है। कितना आएगा, 1:2 के रेशो में आएगा, 24:1 के रेशो में आएगा, 30:2 में आएगा, क्या रेशो होगा इन कास्ट का आपस में, इंटरकास्ट। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो ओबीसी है, सपोज राजस्थान में 21% ओबीसी, आप ये कह रहे हैं इस 21% को भी डिवाइड करना चाहिए। बिल्कुल क्लियर सब क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता है, उसके बिना ये इंटरकास्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सदैव बरकरार रहेंगे जी। और ये करने का मादा मैं समझता हूं कि राज्य सरकारों के पास नहीं है, चाहे वो किसी भी दल की आए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि हमारे यहां पर देश में रिजर्वेशन जो है वो केवल अपीजमेंट का इशू बन करके रह गया है, और जैसा सत्यनारायण जी ने भी अभी कहा, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट है, इंदिरा साहनी ने भी कहा, हर 10 साल पे रिवीजन करिए इस लिस्ट का। आपके पास एक क्वांटिफाइबल डाटा नहीं है आज की तारीख में ये बताने के लिए कि अमुक कास्ट अगर इस रिजर्वेशन में है तो वो आज 20 साल 30 साल 50 साल बाद क्यों है, या उसको हटाया क्यों नहीं गया, या उसको डिमोट क्यों नहीं किया गया।
ये कहीं कोई क्वांटिफाइबल डाटा मनीष नहीं बारिक है जी, आपके पास। क्योंकि मेरे पास अब वक्त की कमी है सर, जब बात आती है जातिगत जनगणना की तो आप करने से इनकार करते हैं, कहते हैं नहीं करेंगे। आरक्षण की बात आती है तो अलग अलग जातियों के हिसाब से आरक्षण की पैरवी करते हैं। ये दो तरीके से कैसे चलेगा? ये राजनीतिक नहीं तो क्या है? नहीं, जैसे अभी ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि वकील साहब ने कहा इम्पीचमेंट का कारण बनी है, उससे बचने के लिए ऐसा करते हैं। संख्या जिनकी ज़्यादा होगी उनको रिजर्वेशन ज़्यादा मिलना चाहिए, एक बात। दूसरा, उसका वोटल आस्पेक्ट पे बात करी जाएगी, लेकिन वास्तव में पीड़ा वहाँ नहीं है तो उसको वहाँ पे नहीं होना चाहिए। लेकिन एक नया रास्ता नहीं खोल दिया इसके जरिए कि जो अभी तक सड़कों पर नहीं थे ओबीसी में शामिल कराने के लिए खुद को सड़कों पर होंगे, और जो ओबीसी में शामिल है वो इसलिए सड़कों पर होगी कि जितनी जातियां अंदर आएंगी उतना उनका हिस्सा कम होगा। नहीं, अब इसमें यही बात है कि ये दोधारी तलवार हो चुकी है, जैसा अभी इन्होंने भी कहा। और बड़ी बात ये भी है कि जो व्यक्ति वंचित रह गए हैं उस वंचित तबके को हक मांगने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसके आ जाने से सर आजादी के 75 साल बाद भी अगर कोई वंचित रह जाए इसके तो कोई इलाज नहीं। क्या माने, सिस्टम का फेलियर ना माने? सत्यनारायण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सत्यनारायण जी, देखिए, सब क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि अभी जो लिस्ट है ये बता रहे थे 92 में, उसमें से 40 जातियों को तो 1% भी कहीं आरक्षण नहीं मिला, एक पोस्ट का भी नहीं मिला। इसलिए लिस्ट का सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, आज की तारीख में ये आंकड़े हैं कि 75% आरक्षण केवल 5-6 जातियों ने लिया है, बाकी जो 40 हैं उनको एक भी नहीं मिला। इसलिए ये लेकिन सत्यनारायण जी, इसका मतलब मैं ये ना निकालूं कि आरक्षण के अंदर ही आरक्षित जातियां संपन्न होती जा रही हैं और जितनी संपन्न उनको ज्यादा फायदा, और जो आरक्षण के जरिए कमजोर थी उनको ऊपर उठाना था वो और कमजोर हो रही हैं। यस, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर इसमें नहीं हुआ तो ये आरक्षण जो अभी इन्होंने किया है, सेंट्रल लिस्ट वो बनाए और स्टेट लिस्ट स्टेट बनाए, तो इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ियां होंगी। लोकल लोग जो हैं वो पॉलिटिकल प्रेशर से जुड़ना चाहेंगे, नई नई जातियां और राजस्थान के सियासी या प्रदेश के सियासी हालातों के हिसाब से जातियां बढ़ाई और घटाई जाएंगी। राजेंद्र सेन जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, इस पूरे विधेयक के बाद राजनीतिक तौर पर फायदा कितना होगा ये सवाल नहीं है, सामाजिक तौर पर क्या असर पड़ेगा? सामाजिक तौर पर सीधा सा असर पड़ रहा है कि ओबीसी में तो जातियां बढ़ती जा रही है, परसेंटेज वही रहनी है। और दूसरी बात है, वर्गीकरण जब तक इसका नहीं होगा जब तक ओबीसी की पूरी जातियों को लाभ नहीं मिल पाएगा। कुछ जातियों को लाभ मिल रहा है, कुछ जातियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार से ये भी मांग करता हूँ कि आप जब ओबीसी की जातियां बना सकते हैं तो आप इसका वर्गीकरण क्यों नहीं कर देते, ताकि हर आदमी को लाभ मिल सके। चलिए, राजेंद्र जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिनव जी आपका भी, मनीष जी आपका भी, और सत्यनारायण जी आपका भी शुक्रिया। देखिए, चर्चा इसलिए की क्योंकि एक फैसला आने वाला है, या कहीं कि कानून आने वाला है, उसके जरिए और क्या बेहतर हो सकता है ताकि जो आरक्षित जातियां उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ना कि कुछ जातियों को फायदा हो। इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन एक बड़ी खबर का रुख करते हैं।